स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप जुड़ चुके हैं महिंद्रास के स्पेशल टॉक शो के साथ दैट इज नोन एज एग्जाम पे चर्चा। आज हमारे गेस्ट एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ आशीष सर जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हजारों एस्पिरेंट्स को उनके टारगेट अचीव करने में उनकी मदद की है। तो आशीष सर, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आशीष सर आपको बताएंगे सबसे पहले तो आरआरबीज के बारे में, साथ ही साथ आरआरबी एग्जाम में जो आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट और पीओ लेवल का आपका एग्जाम है, इसका प्रीवियसली कट ऑफ क्या था, अपकमिंग एग्जाम्स में इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी एग्जाम को क्वालिफाई करने की। सर थैंक यू नितिन सर। कट ऑफ की बात हम करेंगे बाद में। थोड़ा सा मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि ये जो आरआरबी का जो एग्जाम है, रीजनल रूरल बैंक्स के जो एग्जाम होता है, मेरा ऐसा मानना है कि बैंक में नौकरी पाने का ये सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊं, ये स्टेट लेवल एग्जाम है। चाहे ऑफिसर की बात करें और चाहे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, इसकी मेरिट जो बनती है वो स्टेट लेवल यानी स्टेट की ही खाली बनती है। और एग्जाम्स के जो पैटर्न की बात करें, अगर आप लोग देखेंगे जो आरआरबी का एग्जाम का पैटर्न है और जो नेशनलाइज्ड बैंक से एग्जाम्स का पैटर्न है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? सबसे जो बड़ा डिफरेंस एक होता है, हम लोग जब एग्जाम देते हैं, आप लोग जब एग्जाम देते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि वहां पर सेक्शन वाइज टाइम दिया होता है, यानी कि मैथ्स के लिए टाइम फिक्स है, रीजनिंग के लिए टाइम फिक्स होता है। बट आरआरबी में ऐसा नहीं होता है। अक्सर बच्चा हमसे ऐसा कहता है कि सर हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है, हमने वहां पर 5 मिनट बचा लिए, लेकिन वो 5 मिनट किसी और पैटर्न में नहीं दे सकता है, यानी कि मैथ्स कर रहा है तो उसको मैथ्स ही में टाइम देना है। बट यहां पर चूंकि कंपोजिट है सर, तो 45 मिनट्स में वो चाहे मैथ्स को टाइम कितना दे, चाहे रीजनिंग को टाइम दे, इस पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी मेरी जैसे मैंने शुरू में बताया, ऑफिसर्स की स्टेट लेवल पे ही बनती है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं है। आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं वहीं की मेरिट कंसीडर की जाती है। क्योंकि वैकेंसीज की मैं बात करूं, आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, लास्ट ईयर जितनी वैकेंसीज थी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही वैकेंसीज हैं। मेरिट की बात करें, इसका एग्जाम्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर होते हैं, वो भी डेटा अगर मैं आपसे शेयर करूं तो लास्ट ईयर अराउंड, अगर हम क्लर्क और ऑफिसर्स की बात करें, तो दोनों में लगभग 5 to 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। और सर बहुत आपको मैं पॉइंट शेयर करता हूं कि 25 से 30% बच्चा एग्जाम नहीं देता है। तो बहुत लिमिटेड कंपटीशन है ये, आपकी बहुत ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के लिए। और चूंकि इसका एग्जाम अगर मैं बताऊं तो सर बहुत इजी आता है, खासकर अगर हम प्री के एग्जाम्स की बात करें, इससे इजी पेपर शायद ही कोई, गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें, इससे इजी पेपर नहीं आता है। इसी वजह से सर प्री की मेरिट बहुत हाई जाती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्री में सिर्फ मैथ और रीजनिंग है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस पढ़ के आंसर देते हैं। इसीलिए सर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर अगर हम आपसे बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज मेरिट बनती है, तो 70 से लेकर 76 मार्क्स बच्चों में आए हैं, वो क्वालिफाई किए हैं आउट ऑफ 80, यानी कि मोर देन 90%। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही लो होता है। इससे इजी पेपर मैं बता रहा हूं कोई एग्जाम का नहीं है। सर इसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है ना कि जो पीओ लेवल पे तैयारी करते हैं वो असिस्टेंट का भी पेपर कहीं ना कहीं देते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं और ज्यादा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है, उनके लिए वो लेवल और आसान बन जाता है। तो और दूसरी चीज सर क्या है कि इस एग्जाम में सर इंग्लिश नहीं आ रहा। यूपी बिहार लेवल पे हम देखते हैं ना कि प्री लेवल पे इंग्लिश में जब इंग्लिश आता है तो बच्चे कहते हैं सर इसका सेक्शनल नहीं निकला मेरा, या ओवरऑल में मेरी मेरिट कम हो गई इंग्लिश की वजह से। तो यहाँ भी सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही बात करी। देखिए जो प्री की जो मेरिट हाई जाने का जो रीजन आपने बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका फॉर्म वो बच्चे भी भरते हैं जो आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क का तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी वैकेंसीज आती फॉर्म भरते हैं, खासकर हिंदी बेल्ट जैसे आपने बोला। यहां पर आरआरबी में ही ऐसा है कि जहां पर ऑप्शन आपके पास है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज दें या हिंदी लैंग्वेज दें। बिल्कुल, तो इसलिए बच्चे ज्यादा फॉर्म भरते हैं और पेपर भी इजी होता है सर, इस वजह से सिलेक्शन होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। और अब थोड़ा सा सर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर बच्चों के दिमाग में सर जो फर्स्ट टाइम जैसे एग्जाम देने जा रहा है
या अभी बिगिनर हैं, तैयारी कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में चाहते हैं कि वो IBPS RRBs क्लियर करें, तो सबसे पहले हम लोग प्री और मेंस के थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर सर गाइड कर दीजिए बच्चों को कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, ओवरऑल टाइमिंग क्या होता है, इस बारे में थोड़ा सा सर गाइड कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो बताएं, इस चाहे हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें और चाहे हम PO के एग्जाम्स के ऑफिसर्स की बात करें, दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। यानी कि जो प्री में चाहे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें चाहे ऑफिसर में, आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स में और 40 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग में, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। अगर अब हम मेंस की बात करें, मेंस में थोड़े से मार्क्स की प्रायोरिटी अगर बात करी जाए तो रीजनिंग और मैथ्स को 40 क्वेश्चंस के वहां 50 मार्क्स हैं, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। बाकी कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस हैं, उसके 20 मार्क्स हैं। इंग्लिश जैसा बताया ऑप्शन है, आप चाहे इंग्लिश लें या हिंदी दें, आपके वहां पे भी 40 क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स के। ओवरऑल बात करा जाए तो 120 मिनट्स का मेंस का हमारा पेपर है, वहां पे भी 200 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स के हैं। अब बात करते हैं सर, जैसे आपने पूछा कि लेवल जो बच्चा तैयारी कर रहा है क्या करे, जैसा मैंने शुरू में बोला है ये बहुत इजी एग्जाम है और सबसे बढ़िया तरीका एनालिसिस करने का है सर कि प्रीवियस पेपर देखें, महिंद्रास की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर चेक करिए, जितने भी RRB के प्रीवियस पेपर आप देखें, 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं ऑफिस असिस्टेंट में। इसीलिए 76.25 कट ऑफ गया था यूपी का। अलग अलग अगर हम पैटर्न की स्टेट की बात करें, लेकिन सभी जगह मैक्सिमम 70 से ऊपर ही कट ऑफ है। उसका यही रीजन होता है, जब पेपर इजी आता है तभी मेरिट हाई जाती है। तो पेपर बहुत इजी है। अगर मैं बताऊं, अगर आपने क्लास 8 तक पढ़ाई करी है सीरियसली, उसके बाहर का कुछ भी नहीं आ रहा है। चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे आप मैथ्स की बात करें या रीजनिंग की बात करें, जनरल अवेयरनेस तो आपको रेगुलर पढ़ने की बात है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो RRB का पेपर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत ईजी होता है। बिल्कुल। अब सर एक बच्चों के अंदर और भी डाउट रहता है कि हम IBPS RRB के लिए तैयारी करें या मेन IBPS के लिए तैयारी करें, जहां पे हमें मेन बैंक्स मिल जाते हैं। अब यहां से हमारा ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन होता है, वहां से हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम सिटी लेवल पे हमें कोई बैंक मिल जाए एंड सो ऑन। तो इसमें आपका क्या कहना रहेगा कि बच्चों को किस चीज़ पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अगर कोई बच्चा RRB में तैयारी कर रहा है और सपोज दैट वो असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट हो गया, तो क्या उसको फर्दर आगे PO के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, या वो RBI वगैरह के लिए आगे अपने आप को तैयार करे, या फिर उसी पोस्ट में वो प्रमोशन पाके भी आगे बढ़ सकता है? इस बारे में कुछ बताइए सर। देखिए सर, एज ए कैंडिडेट अगर हम बात करें, जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि हमारी कहीं नौकरी लग जाए। बिल्कुल सर। और जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, देखिए इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आपको IBPS PO में का सिलेक्शन लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, और अगर आप RRB का एग्जाम देते हैं और वहां सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप मत ज्वाइन करिए। आपका जो मेन आपने फोकस कर रखा था, जो आपने टारगेट सेट कर रखा है, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। आप बैंक में आपकी नौकरी लग भी जाती है, आप उसके साथ साथ भी बच्चे तैयारी करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। तो हमारा सजेशन यही है कि अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए सर, तो ये फॉर्म जरूर भरिए और इसका एग्जाम दीजिए। पहले प्री क्वालिफाई करिए, फिर मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका अगर ऑफिसर कैडर में तो इंटरव्यू होगा। जब सिलेक्शन हो जाए तब डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ओवरऑल मैं बताऊं, RRB में बहुत स्कोप है। यहाँ पे भी आप रीजनल रूरल बैंक में जब काम करते हैं, आने वाले टाइम में जो स्पेशलिस्ट पोस्ट आप इसमें भी देख रहे हैं या अदर नेशनलाइज बैंक में भी आता है, यहाँ का जो एक्सपीरियंस आपको 1, 2, 3 साल का होगा वो आगे काउंट होगा, एज ए बैंकर ही काउंट किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप जहां पर हैं आपको अपने आसपास ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं इनका अपना एक एरिया, अपने हर स्टेट में आपने देखा होगा 4-4, 5-5 रूरल बैंक्स हैं, आप उसमें आप भरते हैं, उसी के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी, उसी हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर। बिल्कुल सर। तो अब सर ने ये चीज तो क्लियर कर दी भाई कि सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को अगर आप जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़ी पोस्ट पे भी जाते हैं। और जैसा कि सर ने अभी अभी बताया कि मान लीजिए आप असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी सेलेक्ट हुए तो आपके प्रमोशनल एग्जाम इंटरनली भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस बेस पे भी प्रमोट होके आगे बढ़ जाते हैं। अब सर एक बच्चों के अंदर का कंडीशन रहता है कि 200 क्वेश्चंस हैं हमारे पास और 120 मिनट्स का टाइम है।
अगर हम मेंस लेवल की बात करें तो चाहे वो असिस्टेंट ग्रेड हो चाहे वो ऑफिसर स्केल मींस पीओ ग्रेड का हो, तो अब पॉइंट ये है कि वहां पे मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस के नंबर्स का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। अब कंप्यूटर के सेक्शन की सर हम बात करें तो 40 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स के आते हैं। कहीं ना कहीं कंप्यूटर के मार्क्स कम हुए हैं और मैथ्स और रीजनिंग में 10-10 मार्क्स वही बढ़े हुए हैं। तो क्या सर कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हम इधर कंप्यूटर के टाइम को बचा लें और साथ ही साथ इंग्लिश या हिंदी जो भी ऑप्ट कर रहे हैं उसके टाइम को बचा लें, साथ ही साथ जीए के टाइम को बचा लें और उस टाइम का हम यूटिलाइजेशन मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में कर दें? सर देखिए, यही मैंने बताया है, इस एग्जाम का यही बहुत प्लस पॉइंट एक क्या है कि कंपोजिट टाइम है। आपका जो पोर्शन स्ट्रांग है उसमें आप जो भी टाइम बचाएंगे उस टाइम को आप किसी अदर सेक्शन में दे सकते हैं। ये सिर्फ आरआरबी में ही मिलता है, ये और किसी एग्जाम्स में नहीं मिल रहा है। यहां पर सबसे बड़ी चीज सर ये है कि हमने अगर हिंदी में ऑप्ट किया और हिंदी में हमारे पास टाइम हमने बचा लिया तो उसको हम मैथ्स में लगा सकते हैं, उसको हम रीजनिंग में लगा सकते हैं, कहीं अदर हम उसका टाइम को जो बचाया उसको कहीं यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ ये सब प्लीज। बिल्कुल। तो अब यहां से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई पूरी तरह से कि अब आपके पास कंपोजिट टाइम और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज सर एक चीज और भी है, लाइक कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। अब आप जो भी चूज कर सकते हैं 5 to 10 सेकेंड के अंदर चूज कर सकते हैं आसानी से, चाहे वो कंप्यूटर का सेक्शन हो, चाहे वो जीए का सेक्शन हो, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश का सेक्शन हो। सॉल्व करने का जो पॉइंट आता है आपका वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पॉइंट है। यहां पे आपको सॉल्व करना ही पड़ता है, उसी के बाद आप आंसर लेके आ पाते हैं। हाँ, प्री लेवल से अगर हम मेंस लेवल के बात करें, लेवल में क्या डिफरेंस हो सकता है सर, उसके बारे में कुछ गाइड करिए थोड़ा सा। देखिए सर, प्री और मेंस की बात करी जाए जी, तो लेवल जहां आप पूछ रहे हैं काफी फर्क होता है। उसको आप ऐसे जज कर सकते हैं सर, मैं आपको बताऊं कि जो प्री की मेरिट होती है वहां पर 80 मार्क्स में जो बच्चा क्वालिफाई करता है वो 70 से 75 के बीच में बिल्कुल मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब आप क्वालिफाई करते हैं, यानी मोर देन 90%। और यही अब आ जाइए मेंस में। मेंस में 200 में अगर कोई 75 मार्क्स ले आता है तो वो क्वालिफाई कर जाता है। तो ये लेवल आप अपने आप जज कर सकते हैं, कहां 80 में 75 मार्क्स और कहां 200 में 75 मार्क्स। तो देखिए क्या है, जो प्री एग्जाम है वो तो स्पीड का खेल है। एक्यूरेसी तो देखिए, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। हमने 80 क्वेश्चन लगा दिए और 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो फिर ऐसी स्पीड की कोई फायदा नहीं है। एक्यूरेसी तो हमको चाहिए चाहिए जो हम लगा रहे हैं, बट प्री के एग्जाम में स्पीड बहुत तेज करनी है। और ठीक इसका अपोजिट आ जाइए मेंस में। मेंस में स्पीड की जरूरत नहीं होती, वहां तो आपको जितना आता है आप अगर वो भी करके आ जाते हैं तो काफी चांसेस सिलेक्शन है। मेंस की जो मेरिट है ओवरऑल मैं आपको बता दूं 45 से 50% सर सेफर साइड आप हैं। अगर आप मेंस में 45% से 50% के बीच में कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, आपको आइडिया भी होगा आप लोगों को बच्चों, कि क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी हैं। तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। हाँ सर, एक और डाउट था बच्चों का कि लाइक क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है तो क्या पीओ में इंटरव्यू होता है? इसके पीओ एग्जाम में क्या इंटरव्यू होता है? और फिर इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है या सिर्फ इंटरव्यू के अकॉर्डिंग या सिर्फ मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग? ये भी एक डाउट बन रहा था बच्चों का। और साथ ही साथ एक बच्चे का ये भी डाउट था, क्या सर यहाँ पे जीडी वगैरह भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है या सिर्फ इंटरव्यू ही होता है? सर इसके बारे में कुछ देखिए, जैसा मैंने बताया कि क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। 2016 में गवर्नमेंट ने सभी जितने भी क्लर्क कैडेट के एग्जाम्स होते हैं, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें या बैंकिंग सेक्टर की बात करें या रेलवेज की बात करें, क्लर्क में इंटरव्यू हटा दिया गया। अब आ जाते हैं ऑफिसर कैडर में। ऑफिसर कैडर में आपका मेंस के बाद में इंटरव्यू होगा और जो 100 मार्क्स का सर होता है। और इंटरव्यू के मार्क्स और जो आपने जो रिटर्न में मेंस में प्री के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं। मेंस पे जो मार्क्स आते हैं इनको सर 80 और 20 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी जो आपके रिटर्न में जो मार्क्स आते हैं उसका 80% और इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं उसका 20%, 80 और 20 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर इनको टोटल करके मेरिट बनाई जाती है, तब उसका रिजल्ट आता है। आपने क्वेश्चन पूछा था क्या जीडी होती है? सर रीजनल रूरल बैंक्स में सिर्फ इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है।
ओके, तो मतलब जो मेंस लेवल पे भी हैं, जैसे कि एसबीआई में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें पीआई भी देना पड़ता है, पर्सनल इंटरव्यू, साथ में जीडी भी रहता है, ग्रुप डिस्कशन का भी सेक्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका सर ने जैसा कि अभी आपको गाइड किया कि ग्रुप डिस्कशन नहीं है, तो आप सीधे सीधे पीओ लेवल पे भी कहीं ना कहीं मेंस क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू देते हैं, और उन दोनों की जो कंबाइंड मेरिट बनती है, जैसा कि सर ने बताया कि 80% वेटेज रहता है आपके मेंस एग्जाम का और 20% वेटेज रहता है आपके इंटरव्यू का। उस बेस पे कहीं ना कहीं आपकी मेरिट बनती है पीओ लेवल के लिए। अब और भी कुछ डाउट्स हो सकते हैं हमारे एस्पिरेंट्स के माइंड में कि भाई ठीक है, इस बेस पे मेरिट बनी हमारी और हम फाइनली सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब सेलेक्ट होने के बाद में हमारी वर्किंग किस तरह की रहती है, हमें सैलरी किस तरह की मिलती है, ठीक है। इन सारी चीजों पे हम लोग बैक टू बैक बात करते रहेंगे आपसे, डोंट वरी अबाउट दैट, कि किस तरह की आपकी सैलरी रहेगी, किस तरह की आपकी ग्रेड रहेगी और किस तरह से आप अपने आप को तैयार कर। अब आशीष सर को काफी लोग आप में से जानते भी होंगे कि ये हमारे मैथ्स एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो मैथ्स के कुछ गुरु मंत्र जरूर लेंगे आज के सेशन में आशीष सर से। सर, आपका क्या मानना है कि मैथ्स को हम कैसे इजी बनाएं, या मैथ्स के लेवल पे हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं एग्जाम के लेवल पे? सर, इसके बारे में कुछ गाइड करिए बच्चों को। देखिए, अगर हम आरआरबी के एग्जाम्स की बात करें तो अगर आप प्रीवियस पेपर हमने जैसे बोला है आप लोग देखिए, तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड, ओरल क्वेश्चंस पढ़िए और उसके आंसर्स दीजिए। लेकिन कोई भी आप एग्जाम देने से पहले एक बेस होता है, बेसिक तो हमको क्लियर करना ही पड़ेगा। देखिए, दो तरह के बच्चे होंगे, एक वो स्टूडेंट जो पहली बार इसका फॉर्म भर रहे होंगे, एक वो स्टूडेंट जो एग्जाम दे के आ रहे होंगे। तो मेरा दोनों लोगों को सजेशन ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे पिछले 1 साल से 2 साल से बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगर अभी भी उनको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो सबसे पहले उस टॉपिक को क्लियर करें। ऐसा ना हो कि बार बार वो क्वेश्चन सामने आपके आता है और बार बार वो क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो पहले तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, कुछ मत करिए, सिर्फ क्लास 8 की मैथ्स की बुक्स लेकर एक बार उसको देख लीजिए, उसको लगा लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक चीज मैं और बताऊंगा सर, चाहे आप पीओ की तैयारी कर रहे हो या आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हो, एग्जाम देने से पहले स्पीड टेस्ट रेगुलर लगाना चाहिए। सारा खेल अगर आपको मालूम है वो स्पीड का ही है। जब 80 क्वेश्चंस में 75 क्वेश्चन सही करने हैं तो पहली चीज तो हमको आना चाहिए क्वेश्चंस को, और दूसरी चीज आते हुए भी उस क्वेश्चंस को टाइम में लगाना, वो तभी हो सकता है। मैं आपको बताऊं सर, ये जो 80 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चन मैथ्स की बात करी जाए, आपको मैं कैलकुलेटर दे दूं और मैं बोलूं कि टाइम की कोई बाउंडिंग नहीं है, आप पेपर लगाइए, तो सारे बच्चे क्वेश्चन लगा लेंगे। लेकिन जब वही क्वेश्चन को कहा जाएगा कि आपको 20 मिनट्स में लगाना है या 15 मिनट्स में लगाना है, तो वही क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम यहां पर नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम में उन क्वेश्चंस को करना। टाइम में आप तभी लगा पाएंगे जब एग्जाम से पहले आप नंबर ऑफ स्पीड टेस्ट लगा कर जाएंगे। अपने आप से आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, डेली एक स्पीड टेस्ट आप प्री पैटर्न के हिसाब से लगाइए और एक स्पीड टेस्ट मेंस का। और एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले जो आप एक स्पीड टेस्ट लगा रहे थे प्री का, वो आपको 2 करना पड़ेगा। अब खाली यहां पर स्पीड टेस्ट लगाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, स्पीड टेस्ट लगाइए और उसका एनालिसिस करिए कि कहां पर क्वेश्चंस आपका गलत हो गया, किस क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा हमने लगा दिया, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम जल्दी सॉल्व करते हैं। और ये मैं बता दूं, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, 70 से नीचे मुश्किल है सर, आपको 70 से ऊपर मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि आप जब करेंगे तैयारी तो आपको खुद लगेगा कि इसमें तो सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो स्पीड टेस्ट जरूर लगाइए। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये बहुत डाउट रहता है बच्चों में सर कि हम प्री की तैयारी करें कि हम मेंस की तैयारी करें। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन मेरा यही था। हाँ, काफी बच्चों का ये क्वेश्चन। तो हमारा सजेशन सभी बच्चों को है, जो बच्चे प्री की तैयारी करते हैं कि हम प्री पहले क्वालिफाई हो जाएंगे तब हम मेंस देख लेंगे, उनका मेंस में सिलेक्शन कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपको वेरी फर्स्ट डे, यानी आज आपने फॉर्म भर दिया है, आपने प्री की तैयारी कर ली है, तो आपको मेंस की भी तैयारी उसी दिन से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो प्री में आता है। मेंस में खाली मैथ रीजनिंग आ रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सर मेंस में कंप्यूटर भी आ रहा है, जनरल अवेयरनेस भी आ रहा है,
इंग्लिश और हिंदी का भी ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है। यहां पर हम एक चीज और बोलेंगे, बहुत से बच्चों को लगता है कि हिंदी ले लेंगे तो शायद हम क्वालिफाई कर जाएंगे। पढ़ना उसको भी पड़ेगा सर। हमने जो हिंदी पढ़ाई करके हम आ रहे हैं, हम सोचे बिना पढ़े हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आपको हिंदी अगर आप कर रहे हैं, हिंदी आप लीजिए और उसको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट टाइम का कट ऑफ बताऊं हिंदी का, तो अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 13.25 था सर। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो था 9.5। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश में मार्क्स बच्चों के कम आते हैं। क्वालिफाई करने की बात करें, हिंदी में आप ज्यादा ला सकते हैं अगर थोड़ी सी आप तैयारी कर लें। तो हमारा आप लोगों को सजेशन यही है कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करिए। मेंस में एक्यूरेसी काउंट करती है, क्वेश्चंस कितने ज्यादा कर रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है सर। एक मैं आपको डेटा छोटा सा बताऊं, लास्ट ईयर कट ऑफ अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें सर, मैं बताऊं, मैं देख रहा था IBPS की वेबसाइट पे ही जो मार्कशीट लगी हुई है, जो SC ST अदर कैटेगरी का है उसमें 1 मार्क्स क्वालिफाई था, 1 नंबर। और अगर हम जनरल की बात करें तो 2.5 मार्क्स था। तो वहां पर लड़ाई इस चीज की बिल्कुल भी नहीं है मेंस में कि आपके मार्क्स कितने ज्यादा हैं। वहां पर सिर्फ यह देखा जाता है जो आपने क्वेश्चंस किए हैं कितने सही हैं। इसीलिए मेरिट जो है हमने बोला है मेंस की 45% से 50% पे अगर आप लाते हैं तो 100% चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले सर ने जो गाइडेंस दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग अगर सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया सर ने, वो आपकी प्रैक्टिस ही है। बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आपने लाइन काफी बार सुनी होगी और यहां ये पूरी तरह से लागू हो रही है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इंप्रूव हो जाएंगे। स्पीड टेस्ट पे स्पेशल फोकस आपको रखना ही रखना है अपना। और सर ने जैसा कि बोला, सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना कि स्पीड टेस्ट करना है एक काम की तरह, नहीं, आपको उसका एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, और जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए। दूसरी चीज सर ने बोला कि प्री और मेंस का प्रिपरेशन अलग अलग नहीं। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेंस लेवल से ही अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, अगर सर मैथ्स और रीजनिंग जैसे प्री में भी आ रहा है और मेंस में भी उसका वेटेज जाता है, तो ऐसा कोई बच्चा तो कर सकता है ना कि उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दे। और बाकी सब्जेक्ट्स को मान लीजिए आपने 1 घंटे पढ़ा है या 2 घंटे पढ़ा है, तो मैथ्स और रीजनिंग को आपने 4 आवर्स दे दिया। सो ये आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने छोड़ रखा है, बिल्कुल टच ही नहीं है आपका, और फिर अचानक से आपका प्री का रिजल्ट आता है और तुरंत 20 डेज के बाद आपका जब मेंस लगा होता है ना भाई, तो फिर हम फंस जाते हैं। पहले हम एक्सपेक्ट नहीं करते, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एंड टाइम पे जब रिजल्ट आया तो फिर हम फाइनल सिलेक्शन से अपने चूक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अब हमें इन चीजों से बचना है। काफी और डाउट्स हैं कि इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इस बार में मेरा पर्टिकुलर सेफ स्कोर क्या हो सकता है असिस्टेंट ग्रेड में और पीओ में प्री लेवल के लिए। सर इसके बारे में कुछ बताएंगे बच्चों को? देखिए, जो कट ऑफ सेफ स्कोर की बात करें, अगर प्रीवियस ट्रेंड हम लोग देखें, जी सर, जो मेरिट होती है ना, बहुत कुछ डिपेंड करती है कि उस स्टेट में वैकेंसीज कितनी है। बिल्कुल सर, पेपर का लेवल कैसा आया है। बिल्कुल। लेकिन जो लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस हमने करा, देखा है, प्री की बात करें, अगर ऑफिस असिस्टेंट की हम बात करते हैं तो 70 से 75 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। और अगर हम पीओ की बात करें तो वहां पर थोड़ी मेरिट कम जाती है। वहां पे सेफर साइड अगर हम बात करें तो 55 से 65 के बीच में अगर मार्क्स आपके आते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। एक डाउट और होता है बच्चों को बहुत ज्यादा कि जब बच्चे कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं तो उनका अलग अलग डेट पे, अलग अलग टाइमिंग पे एग्जाम्स होता है। तो बहुत से बच्चों को हमने देखा कि वो आपस में डिस्कस करते हैं कि आप, तुम्हारे में पेपर इजी आ गया, हमारे में पेपर टफ आया, तुम्हारे में रीजनिंग इजी आ गई, हमारे यहाँ मैथ्स टफ आ गया। तो क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ता है सर एग्जाम में जब मेरिट बनती है? तो इसको कैसे किया जाता है? तो मैं बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी इस चीज को लेकर मत परेशान होइए कि आपका जब एग्जाम था पेपर टफ आया, या मेरे फ्रेंड का जब एग्जाम हुआ तो उसका पेपर इजी आया। सब लोगों को इक्वल बराबर कर दिया जाता है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। चाहे किसी का पेपर कितना टफ आ जाए और चाहे किसी का पेपर कितना सर इजी आ जाए, सबको बिल्कुल एक लेवल पे कर देते हैं। तो इसका इंपैक्ट बिल्कुल भी आपके मेरिट पे नहीं पड़ता है, सभी लोग बराबर हो जाते हैं। इसलिए इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए।
कि हमारा पहले दिन भी पड़ गया एग्जाम, किसी का 2 दिन बाद एग्जाम है, किसी का 12 दिन बाद है, तो उसको टाइम ज़्यादा मिल गया। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आपका जब एग्जाम है आप उसकी तैयारी करिए और एग्जाम देने जाइए। बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट रहता है, और अगर आपका अलग अलग डेज में आपका एग्जाम है और आपका पेपर कभी टफ भी आ गया, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन कम करते हैं, मार्क्स हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी सर ऐसा हुआ है एक्चुअल में एक बार। तो अक्सर एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस कम करते हैं लेकिन मार्क्स बढ़ जाते हैं। पहली चीज तो एक्यूरेसी भी मैटर करती है, आप याद रखिए इस चीज को, चाहे प्री लेवल पे बात करें या मेंस लेवल पे बात करें, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है इस मामले में। दूसरी चीज, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका, मान लीजिए किसी पेपर का लेवल टफ था, लाइक आज मेरा पेपर हुआ टफ है, कल किसी और का पेपर हुआ इजी है, तो मेरे मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं और उस बंदे के मार्क्स घटने के चांसेस हैं। तो सर ने बोला ना, सेम लेवल में सब आ जाते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आज के सेशन में कहीं ना कहीं कंक्लूड हो गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को यहां से मिल गया होगा। पहली चीज तो सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है क्वेश्चंस को लेके, उस पर हम लोगों ने बात कर ली, कितने क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरी चीज प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है स्टार्ट से ही। एक क्वेश्चन और है सर कि क्या हम असिस्टेंट और पीओ दोनों का एग्जाम दें, या दोनों के लिए प्रिपरेशन करें, या सिर्फ एक पे फोकस करें? सर इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए बच्चों को। नहीं, देखिए जैसा मैंने शुरू में ही कहा, अपॉर्चुनिटी आपको जो भी मिल रही है उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। एग्जाम्स का पैटर्न कुछ है ही नहीं चेंज, दोनों ही पेपर बिल्कुल सेम है, बस लेवल का फर्क है। ऑफिस असिस्टेंट में क्वेश्चंस थोड़े इजी मिलेंगे, ऑफिसर्स में क्वेश्चंस थोड़े टफ मिलेंगे। अगर मैथ्स की लैंग्वेज में हम बोले तो परसेंटेज के क्वेश्चंस ऑफिस असिस्टेंट में भी आना है और पीओ में भी आना है आपका, तो हम छोड़ें क्यों? क्योंकि कुछ भी सिलेबस में अलग नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है, तो दोनों का, क्योंकि और दोनों में ही ग्रेजुएट मांगा गया है। और बहुत अच्छी चीज आपको बताएं कि अब तो आरआरबी की बात करें सर जी, 18 ईयर्स के बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं। पहले आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। आपको ऑफिसर बनने के लिए 21 ईयर्स का होना पड़ता है, और आईबीपीएस पीओ का अगर आप देखेंगे तो उसमें है 21 ईयर। बट आरआरबी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आफ्टर आपका 18 कंप्लीट हुआ है, अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भरिए और ऑफिसर बन जाइए। तो इसलिए बिल्कुल भी एक मत भरिए, दोनों फॉर्म भरिए और तैयारी करिए आप दोनों एग्जाम की एक साथ, और एक साथ दोनों एग्जाम क्वालिफाई करेंगे आप। और सर यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, अगर कोई बच्चा पीओ लेवल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसको क्लर्क लेवल पे कुछ खास करने की जरूरत भी नहीं पड़नी है। बिल्कुल सही बात है, बट एक चीज करनी पड़ेगी सर जी। देखिए फर्क वही हमने बोला है, किस चीज का फर्क है? स्पीड जी। देखिए अगर आप ऑफिसर्स की तैयारी करने, सर ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम नॉलेज वाइज बात करें तो बिल्कुल आप ऑफिस असिस्टेंट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाए, बट चैलेंज आएगा सिर्फ 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस 70 से 75 करना, ये सबसे बड़ा टफ होता है ऑफिस असिस्टेंट में। बिल्कुल सर। उसके बाद मेंस में तो आपने अगर ऑफिसर्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप मेंस बहुत आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, और मेंस की जैसे मैंने शुरू में बताया मेरिट बहुत लो जाती है, 45 से 50% पे आपके चांसेस हो जाते हैं। तो मेंस में तो एक्यूरेसी का रोल है, खाली टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता है मेंस में, टाइमिंग का इशू सिर्फ प्री में होता है। जितने बच्चों का सर अभी तक इंटरव्यू लिया हम लोगों ने, मैंने अक्सर देखा कि असिस्टेंट ग्रेड में सेलेक्ट होने वाले जितने भी बच्चे थे उसमें से 90% एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पीओ लेवल पे भी तैयारी की, कहीं ना कहीं क्लर्क पे भी तैयारी की, और किसी कारणवश उनका पीओ में नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ वो फाइनली सेलेक्ट हो गए। तो कम से कम अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई तो दूसरी कम से कम उनके हाथ में आ गई, कम से कम वो फाइनेंशियली स्टेबल तो हो गए अपने पॉइंट पे, अब वो अपनी फर्दर प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का सेशन। आशीष सर हमसे जुड़े उसके लिए थैंक यू सर, आपके गाइडेंस के लिए। हम जुड़ते रहेंगे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ, अलग अलग मुद्दों पे आपसे बात होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।